तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे आप लोगों का निबंध। ठीक है, एक ऐसा निबंध आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमेशा आप तक जब से हमने एग्जाम हो रहा है, जब तक मैंने एनालाइज किया है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है। मतलब इसमें एक कॉमन पाया जाता है, मतलब हमेशा पूछा जाता है आप लोगों का कि प्रदूषण पे आप लोगों का ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक है, और आता है लेकिन इसमें प्रदूषण भी देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों की इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे कैसे आप निबंध लिखेंगे। और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने अरेंज करके अच्छे ढंग से लिखा है। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा लिखने का तरीका, अब बहुत अच्छा मार्क्स ले पाएंगे आप। ठीक है, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे आज ही तैयार कर लीजिए, अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है इस निबंध को तो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है भूमिका। भूमिका हेडिंग डालने के बाद लिखना है भूमिका में कि प्रदूषण का अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदूषण होता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है भूमिका में प्रदूषण का अर्थ, और लिखना है कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। देखिए प्रदूषण का अर्थ ही होता है क्या कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। वायुमंडल अगर हमारा दूषित हो गया, हमारा पर्यावरण दूषित हो गया, तो मैं कहूँगा कि हम मतलब कि प्रदूषण हो रहा है उसमें, यही तो अर्थ होता है। फिर लिखना है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलित हो जाए तो वातावरण विषैली हो जाता है, यही प्रदूषण है। कितना बढ़िया बात कहा है, कह रहा है कि देखिए पृथ्वी पर उपस्थित हर एक जीव को संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, सबको संतुलित वातावरण चाहिए, और जिसमें हर एक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। अगर उस तत्व में थोड़ी सी भी मात्रा में जरा सा भी असंतुलन हो जाएगा तो समझिए कि वो पूरा का पूरा वातावरण विषैली हो जाएगा, और यही कहलाता है प्रदूषण। कितना बहुत अच्छे तरीके से यह शब्द कहा हुआ है। तो भूमिका में अगर इस तरह लिखते हैं, एक नंबर नहीं कटेगा, बल्कि भूमिका देखकर ही आपको पूरा पूरा नंबर दे देगा, जितना हमने अच्छे तरीके से इस शब्दों का वर्णन किया है प्रदूषण को लेकर। ठीक है, चलिए तो भूमिका हो गया। भूमिका के बाद आपको हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। क्या डालना है हेडिंग? प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालना है। और प्यारी से हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ, अब हम लोग प्रदूषण के प्रकार देख रहे हैं और उसके कारण देखने हैं, तो जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कह रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदूषणों में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है फाइनली देखा जाए तो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण भी हालांकि होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखिए लिखा है कि जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है। कह रहा है कि जल प्रदूषण जो होता है वह आपके नदी हुआ, समुद्र हुआ, अलग जलाशय हुआ, उद्योग हुआ, और शहर के अन्य गंदी गंदी नालियाँ हुआ, उनमें जो दूषित जल के मिलने के कारण होता है। ठीक है, उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल में मिल जाते हैं, वहाँ से आप लोगों का जल प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर कह रहा है उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। कह रहा है कि उद्योगों से जो निकलता है अपशिष्ट पदार्थ वो जल में मिल जाता है, जल में मिलने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा विषैला हो जाता है उसमें, क्योंकि रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं गंदगी के कारण, और जल में मिलकर बड़ा नुकसान देता है। ठीक है, तो ये कारण बीमारियों को क्या कर देता है? जन्म देती है। इसके बाद वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से, देखो अब वायु प्रदूषण की बात कर रहा है कि वायु प्रदूषण जो है उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो चिमनी छोड़ी रहती है वहाँ से धुआं निकलता है, उससे होता है। और जो रेलगाड़ी या बस वगैरह चल रहा है वहाँ से जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कह रहा है कि विकास की अंधी दौड़ के कारण, क्या कह रहा है कि विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वनों की
तीव्र गति से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है। जो डीजे वगैरह बज रहा है देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण उसी से हो रहा है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण जैसे ज़्यादा आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उससे बहरेपन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ क्लाउड में सुनेंगे तो आप बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब हेडिंग आपको डालना है प्रदूषण से होने वाले हानियाँ। हेडिंग आपको क्या डालना है, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ हेडिंग डालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हानियाँ, देखते हैं कि प्रदूषण से क्या हानियाँ होंगी। तो प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। कह रहा है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, प्रदूषण की सबसे, अगर प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल रहा है तो उसका मेन कारण ये है कि सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या में वृद्धि ही है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों में, नगरों में तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है और परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। कह रहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने के लिए लोग रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, तो जो वन है, जो जंगल है, उस जंगलों को काट काट के घर बनाए जा रहे हैं उन इंसानों को रहने के लिए, तो भाई प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। ठीक है, अगर वृक्ष कटते हैं, वनस्पति कट रहा है तो उसके वजह से जो प्राकृतिक की स्वाभाविक क्रिया है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, असंतुलित मतलब कि वहाँ से वनों के ह्रास हो रहा है तो प्रदूषण होगा। कह रहा है कि प्रकृति जो जीवनोपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। कारखानों की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। कारण कि बड़े बड़े कारखाने बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होने के कारण जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाले शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, जैसा आप बहुत सारे मशीन चल रही हैं, तो मशीन से और वाहनों से जो धुएँ निकल रहे हैं, उनके हॉर्न से जो साउंड निकल रहा है, ये भी आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रदूषण से होने वाले हानियाँ क्या क्या हैं। इसके बाद हेडिंग आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है प्रदूषण को रोकने के उपाय, कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से हमने लिखा है। पहला पॉइंट कि समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए। कह रहा है कि समय बचते ही आप लोगों को प्रदूषण से बचने के उपाय कर लेने चाहिए, जिसमें आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों से बचाया जा सकता है। इस समय आप लोग प्रदूषण पर अगर अच्छा काबू कर लेते हैं तो आपके लड़के जो आने वाली पीढ़ी रहेगा वो अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा गंदा कर देंगे प्रदूषण को तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट आपके लड़कों पर पड़ेगा। जब लड़के आपके होंगे तो भी इसी वातावरण में रहने वाले हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है इसके खतरों से बचाया जा सकता है। कह रहा है कि इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए पहली बात तो जनसंख्या को नियंत्रित, ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, 1-2 अपनी फैमिली में रखें, मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण तो करना ही होगा ना। कारखानों के कचरों को नदियों में बहाने से रोकना होगा, क्योंकि कारखाने के जो कचरे अगर नदी में बहाएंगे तो उससे जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण में अगर आपका जीव जंतु अगर पानी पी लेता है तो उसको बीमारी पकड़ ले सकती है। ठीक, वो मर भी सकता है। तो धीरे धीरे इस तरह प्रदूषण आपको कम करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कारखानों के कचरों को नदियों में बहाने से रोकना होगा और पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा कम करनी होगी। जो पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता है उसकी मात्रा कम करनी होगी और वृक्षारोपण पर जोर देना होगा, मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों, वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना होगा। जो बड़े बड़े आप लोगों के वाहन हैं, कारखाने हैं, जिससे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ठीक है, यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती है, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है कि देखिए पूरा का पूरा तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, प्रकृति पर सबको रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को तो कम कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ कह रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोग यहाँ नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, इसके बाद आगे लिखना है जस्ट उसी के आगे कि ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ जाए। ठीक है,
कह रहा है इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। कह रहा है कि जितना ज़्यादा उद्योग है, उद्योगों के अनुसार देखा जाए तो उसके अनुसार बहुत सारा हमें क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या पर स्थिर बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपके पास रहेंगे तो खाने की खर्चा, रहने की खर्चा, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप अलग चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा। तो इसलिए करा है कि जनसंख्या पे भी नियंत्रण होना चाहिए और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है। कह रहा है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है। अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा, उसको पूरा करने के लिए उद्योगों की स्थापना होगी। जब उद्योगों की स्थापना होगी तो भाई प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, तो वही कह रहा है। और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है, बात तो सही है। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो तो इसके लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना होगा, अलग अलग तरीके लगाने पड़ेंगे प्रदूषण को कम करने के लिए, तभी जाके हम इससे बच सकते हैं प्रदूषण से, ठीक है। फिर लास्ट में आपको छोटी सी हेडिंग डाल देना है उपसंहार, इसके बाद पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। उपसंहार में लिखना है कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं। कह रहा है कि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को क्या करने के लिए, रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण कब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। मतलब प्रदूषण तभी रुक पाएगा जब सब लोग इसका आंदोलन करें, सब इसकी देखभाल करें, सब इस पर रोक लगाएं, तभी प्रदूषण रुक सकता है। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक स्तर पर ही निपटना संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। सब जगह इसका प्रयास किया जाना चाहिए, सभी लोगों से करना चाहिए। ये नहीं कि एक दो लोग इस पर लागू करेंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा, नहीं, जन जन में इसका फैलना चाहिए। मतलब सभी लोगों को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, सभी कमियां करनी पड़ेगी, तब जाकर प्रदूषण आप लोगों को कम हो सकता है। तो बस इतना पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रदूषण पे कैसे हम लोग निबंध लिखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से लिख के हमने हैंड राइटिंग में भी बताया है और इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।